हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोज गुप्ता, फिजिक्स फैकल्टी, इम्पल्स एड्यू ग्रुप दोसा। सबसे पहले जब बात आई थी बेटा तो 1670 में आपके पास न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी न्यूटन के द्वारा दी गई थी और कॉर्पस्कुलर की फॉर्म में वो ये कहता है कि लाइट जब प्रोपेगेट करती है तो स्मॉल पार्टिकल्स की नेचर की फॉर्म में करती, छोटी छोटी पार्टिकल्स या कॉर्पस्कुलर्स की फॉर्म में प्रोपेगेशन होता है। ये बात जब हमारे पास आई तो इससे लाइट का रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्रैक्शन, लाइट का स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन ये अंडरस्टैंड हुआ। इसके बारे में हमने पूरी ये तीनों इवेंट्स के बारे में इस कॉर्पस्कुलर थ्योरी से अंडरस्टैंड किया। तीनों इवेंट यहां पर इससे समझाई गई। लेकिन जो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये जो वेव नेचर थी, ये जो नेचर थी लाइट वेव की, इनके बारे में कॉर्पस्कुलर थ्योरी से डिस्क्राइब नहीं हुआ। तब 1801 में हाइगेन ने वेव थ्योरी डिस्कवरी की बेटा। हाइगेन बोलता है कि लाइट का जो प्रोपेगेशन होता है वो ये वेव नेचर से होता है। हाइगेन ने बताया कि लाइट किसी भी मीडियम में जब प्रोपेगेट करती है तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव की फॉर्म में करती है। यानी हाइगेन मानता है कि लाइट के प्रोपेगेशन के लिए एक मीडियम रिक्वायर होता है और हाइगेन ने बताया कि नेचर में एक मीडियम स्प्रेड है, फैला हुआ है और वो मीडियम है ईथर। उसने उस मीडियम को ईथर नाम दिया। लेकिन बाद में माइकलसन, मोरले, फ्रेनल, इन साइंटिस्टों ने डिस्कवरी करके ये बताया कि इस टाइप के मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऐसा कोई मीडियम नेचर में प्रेजेंट नहीं है। जब फ्रेनल ने पोलराइजेशन की डिस्कवरी की तो पोलराइजेशन प्रॉपर्टी लॉन्गिट्यूडिनल वेव या हाइगेन की ये जो वेव थ्योरी थी इस प्रॉपर्टी से डिस्क्राइब नहीं हो पाई। तो ये बात आई दिमाग में कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन तो वेव नेचर से जो हाइगेन ने जो थ्योरी दी है इससे अंडरस्टैंड हो रहे हैं, बट पोलराइजेशन क्यों नहीं हो रहा है? तब मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी। थ्योरेटिकल मैक्सवेल ने डिस्कवर किया कि लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में प्रोपेगेट होती है। माइंड में बात आती है, टू टाइप्स की वेव होती है बेटा। फर्स्ट होती है मैकेनिकल वेव, सेकंड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती है जो मीडियम में ही प्रोपेगेट करती है, या ये कह दीजिए कि जिनके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर होता है वो होती है मैकेनिकल वेव। और द वेव विच कैन प्रोपेगेट इन वैक्यूम और फ्री स्पेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप जानते हैं लाइट जो है वो फ्री स्पेस से होकर आ रही है, तो लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना गया। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस फ्री स्पेस के प्रोपेगेशन के बेस पर मान ली गई तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन को जब देखा गया तो यह देखा गया कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं ये दोनों वेव प्रोपेगेशन, ये एक्स वाई जेड मैंने एक प्लेन लिया है, ये ओरिजिन है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो होते हैं बेटा, ये दोनों आपके पास यहां पर इस तरीके से यहां एक्स वाई जेड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट होते हैं। अब ये किस तरीके से होते हैं तो देखो, जैसे ये आपके पास ये वेव चल रही है इस तरीके से, ये मैंने यहां पर
ये वेव प्रोपेगेशन लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन होते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन होते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, एंड वेव प्रोपेगेशन है वो एक्स डायरेक्शन में है। तो ये यहां से एक बात आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि जब ये प्रोपेगेशन परपेंडिकुलर टू द, ये जो वाइब्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, ये परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन हो रहे हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसवर्स वेव होती है और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी का ओबे करती है। इट मींस लाइट वेव एक ट्रांसवर्स वेव होती है। तो ये बात यहां तक क्लियर हो गई 19th सेंचुरी में कि जो लाइट वेव है ये ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में प्रोपेगेट करती है और इससे पोलराइजेशन को भी डिस्क्राइब किया जा सका। मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, 5 प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ये अब तक डिस्क्राइब की जा चुकी थी, लेकिन 19th सेंचुरी के एंड में, लास्ट डिकेड में, 19th सेंचुरी के एंड में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, जेमान इफेक्ट, इनकी डिस्कवरी हुई। जब इनकी डिस्कवरी हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए यह बताया गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो फोटोन की प्रॉपर्टी है और फोटोन पार्टिकल का ग्रुप होता है, एक तरीके से पैकेट होता है एनर्जी पार्टिकल्स का। तो फिर बात यह आ गई कि यार लाइट की नेचर तो पार्टिकल नेचर होनी चाहिए। अब यह बात जब चल रही थी तो 1924 के अंदर डी ब्रोगली ने ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का एक हाइपोथेसिस किया। उसने एक परिकल्पना दी, एक हाइपोथेसिस दी कि लाइट जो होती है वो ड्यूअल नेचर रखती है। व्हेनेवर लाइट प्रोपेगेट इन मीडियम और वैक्यूम देन दैट इज वेव नेचर, एंड व्हेन लाइट वेव या लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ सरफेस देन इट बिहेव लाइक पार्टिकल नेचर। हम लोग जानते हैं बेटा नेचर, वेव नेचर तो ये जो देख रहे हैं वेव की फॉर्म में चल रही है, लेकिन आपको मालूम है कि अगर हम मान लीजिए बल्ब के सामने अपना हाथ रख दें या ट्यूबलाइट के सामने अपना हाथ रख दें या हम धूप में जाकर खड़े हो जाएं, सनलाइट में खड़े हो जाएं, तो हमें हीट फील होने लगती है, हमें गर्मी लगने लगती है। वो हीट क्यों फील हो रही है? क्योंकि जो लाइट के जो पार्टिकल्स है वो हमारी स्किन से टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। और जब पार्टिकल्स की कोलिजन हमारी स्किन से हो रही है तो ड्यू टू कोलिजन ऑफ पार्टिकल, लाइट पार्टिकल, तो उसके कारण एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और वही हीट एनर्जी हमें हॉटनेस प्रोड्यूस कराती है, हॉटनेस फील कराती है, गर्मी फील कराती है। तो इस तरह से बेटा यहां पर यह बात आपके पास आ जाती है कि लाइट की जो नेचर होती है वो ड्यूअल नेचर होती है। ये अप्रोक्सीमेट 300 ईयर्स के बाद ये डिस्कवरी हुई थी, सारी अलग अलग टाइम पे अलग अलग बात आई थी। तो आज हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो यही डिस्कस करना चाह रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट या रेडिएशंस के बारे में। तो ये आपके पास यहां पर जो हम डिस्कशन करेंगे बेटा इसमें वो यहां फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन में ही लाइट आती है। रेडिएशन के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, लाइट होती है, हीट होती है।
अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, ये सब होते हैं, रेडियो वेव्स। तो हम यहां जो बात करना चाह रहे हैं वो आपको यहां पर लेकर चल रहे हैं बेटा, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। जस्ट मैंने सारी डिस्कशन आपसे की, और ये ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में हमारे पास एक होती है वेव नेचर और सेकंड होती है बेटा पार्टिकल नेचर। तो ये हम फर्स्ट वेव नेचर एंड सेकंड पार्टिकल नेचर, ये दोनों हमारे पास यहां पर डिस्कशन के टॉपिक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू डिस्कस अबाउट वेव नेचर। वेव नेचर क्या है, ये एक बात माइंड में आती है। वेव के बारे में 11th क्लास में एक टॉपिक था वेव्स का, 9th क्लास में भी होता है, इसके बारे में हम पहले से जानते हैं। वेव्स इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी को ट्रांसफर करने का फिनोमिना होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिसमें ये नेसेसरी नहीं है कि पार्टिकल जो या सोर्स जो होता है वो सोर्स खुद डिस्प्लेस करे। सोर्स का डिस्प्लेसमेंट नेसेसरी नहीं है, बट एनर्जी वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर हो जाती है। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो एक प्रॉपर्टी है वो होती है वेव। अब ये जो बात हमारे पास आती है बेटा वेव की, कि हम जब इसके बारे में बात करना चाहें तो वेव नेचर के फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेव नेचर को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। जब डिस्क्राइब की बात आती है तो यहां पर आपके पास देखिए कि लाइट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ वेव्स। ये हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं कि लाइट जो होती है वो वेव की फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, लेकिन कैसे होती है ये बात हमारे माइंड में आनी चाहिए। हम कैसे कहेंगे कि लाइट वेव्स की फॉर्म में एग्जिस्ट होती है? तो जैसे आपके पास एक बल्ब, ये बल्ब ग्लो हो रहा है, इस बल्ब से लाइट निकलती है। अब बल्ब से लाइट निकलती है तो इसकी जो फॉर्म होती है वो इस तरीके की होती है। लाइट की जो फॉर्म होती है बल्ब से निकलने वाली, जस्ट मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था कि बल्ब से जो हम ये अभी देख रहे हैं, सीन कर रहे हैं, ये नेचर है, वेव नेचर, ये कंटिन्यू चल रही है। और ये वेव नेचर यहां से इस एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है। इसलिए हमने यहां पर यह बात आपसे कही कि वेव इज डिफाइंड एज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यानी वेव जो होती है वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का मोड होती है, या यूं कह दीजिए कि वेव एनर्जी को ट्रांसफर करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कई एग्जाम्पल है, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आप लेकर चलते हैं। जब आप कहीं भी मान लीजिए कहीं पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं और किसी रिवर बैंक के ऊपर हम चल रहे हैं, तो एक चाइल्डहुड नेचर में, बचपने में एक उत्पात हमारे माइंड में आता है कि हम एक पत्थर उठाते हैं और उस वाटर में ड्रॉप कर देते हैं। अब जब भी हम पत्थर उठाते हैं और वाटर में ड्रॉप कर देते हैं तो ये जैसे यहां हमने पत्थर डाला, यह आपके पास पत्थर है जो आपने यहां पर डाला है, स्टोन। तो जैसे ही ये डालते हैं तो इसके अराउंड में इस तरीके से एक वेव या वेव फ्रंट चलता है। इस तरीके का वेव फ्रंट आपके पास इसके अराउंड में चलने लगता है। तो ये क्या है, ये जो वेव बन रही है, ये वेव कंटिन्यू एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है बेटा, कंटिन्यू एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है इस तरीके से। तो ये जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो एक वेव की फॉर्म बन जाती है। ये हमारे पास यहां पर बात आती है। जस्ट मैं अभी आपसे यही कहना चाह रहा था कि हमने ये पहले बल्ब लिया और बल्ब से ये वेव इस तरीके से निकलती है। तो ठीक वही बात मैंने स्टोन की। अगर मैं यहां पर एक स्टोन की बात कर दूं तो इसके अराउंड में इस तरीके से वेव फ्रंट चलता है। तो ये आपके पास एक बात माइंड में रहनी चाहिए बेटा कि हम इसको किस तरीके से ये यहां पर समझ सकते हैं कि लाइट वेव की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। वेव इज ए डिफाइंड एज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब बात हमारे पास यहां पर ये आती है
नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। वेव्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपने बताई दी अभी कि ये जो एनर्जी होती है उसको ट्रांसफर करती है। यहां पर कुछ लाइट की वेव नेचर ऑफ लाइट की हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो बताया था बेटा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन भी होता है। ये सारी वेव नेचर में आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है रिफ्लेक्शन। जो 12th क्लास में ऑप्टिक्स का चैप्टर है और 10th में भी हम ऑप्टिक्स में रीड करते हुए आए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि कोई भी लाइट रे जब आपके पास किसी प्लेन सरफेस पर, किसी ओपेक सरफेस पर जब इंसिडेंट होती है तो अगेन वो सेम मीडियम में वापस रिटर्न बैक हो जाती है। तो बैक बाउंसिंग ऑफ लाइट रे, लाइट वेव, बैक बाउंसिंग ऑफ लाइट वेव इन सेम मीडियम आफ्टर कोलाइडिंग ओपेक सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये आपके पास रिफ्लेक्शन को डिफाइन किया जा सकता है। इट इज द फिनोमिना इन विच द इंसिडेंट वेव इज बाउंस्ड बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ओपेक मीडियम। किसी भी ओपेक मीडियम से, जिसका हम डायग्राम भी यहां पर ले सकते हैं, जैसे आप ये देखिए, ये एक प्लेन मिरर है। रोजाना हम प्लेन मिरर देखते हैं। प्लेन मिरर और सिंपल ग्लास प्लेट में क्या डिफरेंस है? सिंपल जो ग्लास प्लेट होती है वो ट्रांसवर्स होती है, उसमें बैक साइड का जो साइट होती है या बैक साइड का जो कोई भी आर्टिकल्स होते हैं वो हम देख सकते हैं, और मिरर में हम बैक साइड के आर्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं। मिरर में वन साइड में पॉलिश होती है। जैसे इस तरीके से बात हम करना चाहें तो ये हमारे पास, जैसे ये एक सरफेस है, इस पर अगर हम यहां पर इस तरीके से कोई पॉलिश ले लें, ये पॉलिश इस तरह से, तो ये पॉलिश करने पर ये क्या बन जाता है बेटा? मिरर बन जाता है। ये आपके पास यहां पर बताया गया है। तो ये यहां पर एक प्लेन मिरर हमारे पास इसमें है, और ये जो प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर हम यहां पर यूज कर रहे हैं। ये लाइट रे, इस पर इंसिडेंट लाइट रे है। इनकमिंग लाइट रे, इनकमिंग लाइट वेव इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट वेव, एंड इट बैक बाउंस इन सेम मीडियम, बैक बाउंस इन सेम मीडियम। ये जो बैक बाउंस होकर जो लाइट वेव जा रही है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड वेव। और ये आपके पास एक नॉर्मल है। ये जो आपके पास है ये नॉर्मल है, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं बेटा, नॉर्मल। ये जो हमारे पास है ये नॉर्मल होता है बेटा, जो सरफेस पर परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया जाता है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये रिफ्लेक्शन का लॉ बोला जाता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि इंसिडेंट रे एंड इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। ये सारी की सारी सेम प्लेन में लाई करती है। एंड सेकंड स्टेटमेंट इसका यह है, एंगल ऑफ इंसिडेंस
इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यह हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है जो वेव नेचर से डिस्क्राइब की गई है या कैरेक्टरिस्टिक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि लाइट वेव हैव अ नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन, हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन से ही हम हमारी इमेज मिरर में फाइंड कर पाते हैं। अगर रिफ्लेक्शन नेचर नहीं हो तो हम मिरर में हमारी इमेज फाइंड नहीं कर पाएंगे। यह हमारे पास आता है बेटा। इसके बाद जब बात कर रहे हैं अपन, अगर इसमें यहां पर, तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी जो आती है वो आती है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट वेव। मैंने सबका आपको स्टार्टिंग में डिस्क्राइब किया था। सारे नाम जो मैंने आपको बताया, रिफ्लेक्शन फिर रिफ्रैक्शन, इन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन के लिए हम बात करते हैं कि whenever a light ray propagate from one medium to another medium, जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपेगेट करती है लाइट रे, तो वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है। जैसे सपोज करो आपके पास, यहां पर मैं ये अलग से ही बात थोड़ी सी यूं लेना चाहूंगा, ये आपके पास टू मीडियम का सेपरेशन है। वन मीडियम आपके पास ये है जिसके अंदर हम पार्टिकल्स ले रहे हैं, या यूं कह दीजिए वाटर ले रहे हैं। ये वाटर है सपोज, और यहां पर एयर है, ये एयर एंड ये वाटर। तो कोई भी लाइट रे जब एयर से वाटर में इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट रे एयर से वाटर में आ रही है बेटा, यहां पर ये नॉर्मल हमने लिया यहां। तो जब ये एयर से वाटर में इंसिडेंट हो रही है, तो जब ये वाटर में प्रोपेगेट करती है तो इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, और स्पीड डिक्रीज होने के कारण जो इसकी जो एक्चुअल डायरेक्शन थी, ये एक्चुअल डायरेक्शन ये थी, इस एक्चुअल डायरेक्शन से ये डेविएट हो जाती है, एक इसमें डेविएशन एंगल आ जाता है। इसी नेचर को, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये बात आपके पास यहां पर आनी चाहिए कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम क्या लेकर चलते हैं। व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और वी कैन से propagate from one medium to another medium, then it deviates from its actual path. It deviates from its actual path. This event is called refraction, and main cause of refraction is change in speed of light in different medium, or we can say the speed of light depend on the nature of medium. अलग अलग मीडियम में, डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है, और लाइट की स्पीड डिफरेंट होने के कारण ही आपके पास ये इस तरीके से ये अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट होती बेटा। और इसी इवेंट को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने यहां पर डिफाइन किया है। एक तरीके से ये हमारे पास ये आपके पास आ जाता है बेंडिंग ऑफ लाइट रे। व्हेन लाइट रे मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यहां पर बात किया। वन मीडियम से अनदर मीडियम में जब लाइट रे जा रही है तो लाइट रे का जो बेंडिंग है वही क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन बोला जाता है। यहां पर भी आपके पास मैंने यहां पर ये लिया, ये नॉर्मल लिया बेटा, ये एक मीडियम लिया, ग्लास स्लैब भी मान सकते हो आप इसको। ये आपके पास एक ग्लास स्लैब भी हो सकती है और वाटर भी हो सकता है, अनदर मीडियम भी हो सकता है। ये एयर है। यहां पर टू टाइप्स के मीडियम होते हैं बेटा, एक रेयर मीडियम होता है और एक डेंसर मीडियम होता है बेटा।
ये जो है ये हमारे पास रेयर मीडियम बोला जाता है, और ये जो बोला जाता है बेटा ये डेंसर मीडियम बोला जाता है। तो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, इस तरीके से जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई लाइट रे प्रोपेगेट करती है तो ये नॉर्मल की तरफ स्लोप होती है, या यूं कह दीजिए इट डेविएट टुवर्ड्स नॉर्मल, एंड व्हेन लाइट रे propagate from denser medium to rare medium, then it away from the normal. This event is called refraction of light or refraction of light wave. That is the second property. Also there is one example, दैट इज ये डेंसर से रेयर मीडियम है। आप देखिए यहां पर कि जब डेंसर से रेयर मीडियम में हम जा रहे हैं तो ये नॉर्मल आपके पास, जैसे ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से जो लाइट रे है, ये लाइट रे, ये इंसिडेंट लाइट रे, यहां पर ये इंसिडेंट एंगल, और ये रिफ्रेक्टेड लाइट रे जो हो रही है, ये रिफ्रेक्टेड लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल, ये आपके पास यहां पर आता है बेटा। तो ये रेयर से डेंसर में है और ये डेंसर से रेयर में है। यहां पर ये एक फिश है, ये फिश अगर मान लीजिए आउटर पर्सन को, या ये जो आपके पास फिशरमैन है, इसको जब देखती है तो ये इस तरीके से थोड़ी सी उसकी एक्चुअल पोजीशन से अलग दिखाई देता है, डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट पोजीशन में दिखाई देता है। तो ये आपके पास दोनों प्रॉपर्टी जो हमने बताई यहां पर, ये दोनों डायग्राम, ये रेयर से डेंसर का है और ये डेंसर से रेयर का है। तो ये सारी प्रॉपर्टी होती है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद आपके पास जब बात आती है यहां पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, जब हमने ये डिस्कवरी यहां पर ले ली, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमने देख लिया, ये डेविएशन आपके पास आ रहा है, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है। इसके बाद यहां अगर हम बात करें तो हमारे पास यहां पर रिफ्रैक्शन के बाद आती है बेटा इंटरफेरेंस, थर्ड प्रॉपर्टी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में टू लाइट वेव होना मस्ट है, और वो टू लाइट वेव वन सोर्स से गेट की जाती है। एक सोर्स से दो लाइट वेव अगर हम गेट कर लें और दोनों लाइट वेव प्रोपेगेट करती हुई सुपरपोज हो, सुपरइम्पोज हो। अब सुपरपोजिशन का मतलब, सुपरपोजिशन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिक्सअप होना, मिल जाना, यह होता है आपके पास सुपरपोजिशन। तो यहां पर अगर टू लाइट वेव सेम मीडियम में, सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट होती हुई सुपरपोजिशन होती है तो उसको बोलते हैं बेटा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जैसे ये देखिए, सपोज करो कि आपके पास यहां पर ये कोई लाइट सोर्स है, ये यहां पर आपके पास जैसे कोई भी लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स आपके पास है, यहां ये लाइट प्रॉपर्टीज, लाइट वेव्स प्रोपेगेट कर रहा है। अब हमने यहां पर एक स्लाइड यहां ली बेटा, एक स्लिट ली, सॉरी ये स्लिट, ये स्लिट, तो ये जो स्लिट है, ये स्लिट में से जब ये लाइट रे पास होती है तो ये इस तरह से हमारे पास यहां पर ये क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में आती है बेटा, इस तरीके से क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में
ये हमारे पास आती है। मैंने एक को सॉलिड कर्व बनाया है, एक को डॉटेड बनाया है, एक को क्रेस्ट, एक को ट्रफ, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव होती है लाइट वेव, और ट्रांसवर्स वेव में मीडियम के कुछ पार्टिकल्स पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होते हैं, उनको हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले जो पॉजिटिव डायरेक्शन में होते हैं उनको कहते हैं क्रेस्ट, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले जो नेगेटिव डायरेक्शन में होते हैं उनको बोलते हैं ट्रफ। तो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ये चलती है। इसके फ्रंट में बिल्कुल सिमेट्रिकली, इसकी सिमेट्रिकली अगर हम यहां पर एक अनादर क्या ले लेते हैं, स्लाइड ले लेते हैं, सॉरी स्लिट ले लेते हैं, जिसमें सपोज करो ये 2 स्लिट्स बनी हुई है, ये यहां पर 2 स्लिट्स बनी हुई है बेटा। एक स्लिट यहां पर ये बन रही है, सेकंड स्लिट ये बन रही है, 2 स्लिट्स बनी हुई है बेटा, इस तरीके से। तो जब ये लाइट वेव इस 2 स्लिट वाले कवर से पास होगी तो इसके ये भी क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में हमारे पास यहां पर आएगी, और ये जो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में आती है तो ये जैसे ये क्रेस्ट और ये ट्रफ, फिर ये क्रेस्ट और ये ट्रफ, सिमिलरली यहां से भी है ये क्रेस्ट, ये ट्रफ, ये क्रेस्ट, ये ट्रफ। अब ये दोनों लाइट वेव एक दूसरे पर सुपरपोज हो रही है, तो सुपरपोज होने पर इंटेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। यही इवेंट क्या बोली जाती है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जहां पर क्रेस्ट से क्रेस्ट और ट्रफ से ट्रफ सुपरपोज होता है, वहां पर आपके पास इंटरफेरेंस जो होता है वो एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जहां पर एक का क्रेस्ट और सेकंड का ट्रफ जब सुपरपोज होता है तो वहां पर होता है बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस तरीके से ये एक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात अपन यहां पर करके चलते हैं। तो ये किस तरीके से इवेंट को हमने डिस्क्राइब किया है, जब आप देखिए इसमें कि यहां पर द फिनोमिना इन विच द सुपरपोजिशन ऑफ 2 or more light waves produce resultant light intensity or energy is called the interference of light। जस्ट मैंने जो आपको अभी बात की थी वो सारा इस तरीके से यहां पर है। ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें 2 or more लाइट वेव्स का जो एक इंटेंसिटी प्रोड्यूस करते हैं, सुपरपोजिशन है। सुपरपोजिशन ऑफ 2 or more लाइट वेव्स प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट लाइट इंटेंसिटी और एनर्जी इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और ये आप देख लीजिए मोनोक्रोमेटिक प्लानर वेव है, प्लेन वेव ली हमने यहां पर, मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया। ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स से जब ये प्लेन वेव फ्रंट, ये वेव ऑप्टिक्स में 3 टाइप्स के वेव फ्रंट बताए गए हैं बेटा, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट, एक सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और एक प्लेन वेव फ्रंट। तो ये यहां पर मोनोक्रोमेटिक लाइट का कोई प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है। मोनोक्रोमेटिक लाइट वो लाइट होती है जो ओनली 1 वेवलेंथ रखती है, या यूं कह दीजिए कि ओनली 1 कलर की होती है। एक कलर की जो लाइट होती है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। वैसे आप जानते हैं लाइट है 7 कलर्स, विबग्योर जो प्रिज्म से हम गेट करते हैं। तो ये यहां पर मोनोक्रोमेटिक लाइट जब ये 2 स्लिट्स पर हमने लिया तो ये इस तरीके से ये स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में प्रोपेगेट कर रही है। ट्रफ क्रेस्ट इस तरीके से, और ये सुपरपोज हो रही है। इसकी जो क्रेस्ट ट्रफ है वो दूसरे की क्रेस्ट ट्रफ पर सुपरपोज हो रही है। और यहां पर हम एक ऑप्टिकल स्क्रीन लेते हैं जहां पर हमें इसकी
एक तरीके से जब सुपरपोज हो रही है तो इंटेंसिटी किस तरीके से हमें देखने को मिलती है वो हम ऑप्टिकल स्क्रीन पर देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि उस ऑप्टिकल स्क्रीन पर सम प्लेसेज पर तो ब्राइट बन जाता है और सम प्लेसेज पर डार्क बन जाता है। आप देख रहे हैं, ये देख लीजिए, जो ये यहां पर है ये ब्राइट रीजन्स बन रहे हैं, ये सब ब्राइट रीजन्स बन रहे हैं बेटा। और जो अनदर है हमारे पास यहां पर डार्क रीजन्स बन रहे हैं, ये जो डार्क रीजन्स बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं, ये डार्क रीजन्स बन रहे हैं। ये जो ब्राइट और डार्क रीजन्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेज। तो ये आपके पास यहां पर इंटरफेरेंस फ्रिंज की बात आती है बेटा। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारे पास इसकी है वो है बेटा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। ये सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स है, और इस तरीके से जब सुपरपोजिशन होता है टू और मोर वेव्स का, या यूं कह दीजिए टू वेव्स का, टू लाइट वेव्स का सुपरपोजिशन होता है, तो हमारे पास रिजल्टेंट लाइट इंटेंसिटी या एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब ये इंटेंसिटी जीरो भी हो सकती है, यानी मिनिमम भी हो सकती है, और मैक्सिमम भी हो सकती है। मिनिमम एनर्जी की मिनिमम इंटेंसिटी कहां होगी? जब ये एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ सुपरपोज हो रहा है, इट मींस अपोजिट फेज में सुपरपोज हो रहे हैं। और अगर सेम फेज में सुपरपोज हो रहे हैं तो फिर यहां पर हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो ये आपको यहां पर डार्क और ब्राइट रीजन जो दिखाए गए हैं ये इंटेंसिटी को बता रहे हैं बेटा, ठीक है। तो इस तरह से ये थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ये यहां पर लाइट वेव आपके पास आ गई, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट वेव। नेक्स्ट यहां पर जब बात करें हम इसमें, तो फोर्थ आपके पास आती है बेटा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन क्या है? अब डिफ्रैक्शन की बात अगर हम करें तो जब हम किसी भी एक ऑब्स्टेकल या कोई भी अपर्चर हम लें, जैसे ये आपके पास एक ऑब्स्टेकल है, ये ऑब्स्टेकल है बेटा। ऑब्स्टेकल का मतलब यहां पर ये हमारे पास यूं समझ लीजिए कोई वॉल है, कोई दीवार है, कोई भी, ये आपके पास कोई वॉल है बेटा, ठीक है। अब इस वॉल में यहां हमने एक कोई भी एक बल्ब ग्लो कर रखा है, ये एक बल्ब ग्लो हो रहा है यहां। तो जब इसकी लाइट रे जाती है तो लाइट रे या लाइट वेव अकॉर्डिंग टू रूल इस तरह से जानी चाहिए, ये। बट हम क्या देखते हैं कि ये जो लाइट वेव है या लाइट रे है, ये इस तरीके से इसकी ज्योमेट्रिकल शेडो में, यहां पर इसकी ज्योमेट्रिकल शेडो है, उस ज्योमेट्रिकल शेडो में भी एंटर कर जाती है। तो ये इस तरह से किसी भी लाइट रे का उसके ज्योमेट्रिकल शेडो में एंटर करने का जो नेचर होता है बेटा, यही आपके पास क्या बोला जाता है, लाइट वे का डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी बोली जाती है बेटा। ये क्या होती है बेटा? डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी। द फिनोमिना of bending of light in shadow of the obstacle is called diffraction of light। तो ये हमारे पास यहां पर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की जब बात अपन यहां करना चाह रहे हैं तो ये भी एक वेव की प्रॉपर्टी होती है बेटा। और यहां हमारे पास ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अगर हम डेफिनेशन देना चाहें, द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव एट एन एज इनटू द रीजन ऑफ द
ज्योमेट्रिकल शैडो इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास एक वॉल है, वॉल के इधर शैडो है, और जब हम यहां पर कोई भी बल्ब ग्लो कर रहे हैं तो उस बल्ब की जो लाइट वेव जा रही है वो शैडो में एंटर कर जाती है। तो ज्योमेट्रिकल शैडो में एंटर कर जाने का जो लाइट का जो बेंडिंग होता है लाइट वेव का, वही डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोली जाती है। तो ये आपके पास यहां पर ये देख लीजिए, ये वेव क्रेस्ट और वेव ट्रफ, ये यहां पर इसमें बताया गया है। वेव फ्रंट चल रहा है क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में। वैसे तो जो वेव फ्रंट होता है बेटा, क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में अगर हम बात करें तो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म ये होती है, ये आपके पास जैसे वेव प्रोपेगेशन, तो ये इनको आप क्रेस्ट बोलते हो, ये क्रेस्ट होते हैं और ये ट्रफ होते हैं, ये क्रेस्ट और ट्रफ। लेकिन ये हमारे पास जो बोर्ड है इसमें जब हमने इसको शो किया है तो यहां पर इस तरह से हमने बना दिए, तो ये जैसे वाटर में इस तरह से आपके पास चलते हैं। तो ये क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ की फॉर्म में वेव जा रही है, लाइट वेव। अब जब ये लाइट वेव इस ऑब्स्टेकल, जो मैंने एक वॉल बनाई थी अभी आपको, उस वॉल के अकॉर्डिंग यहां पर यदि मैं बात करूं तो ये आपके पास इस वॉल से, ये वॉल देख लीजिए, मैंने आपको केवल एक वॉल बनाई थी, उसमें डायरेक्ट मैंने एक ऑब्स्टेकल लिया था, वो यहां पर स्लिट के फॉर्म में लिया है। तो जब ये वॉल विद होल, इस होल में से जब लाइट वेव जाती है तो हालांकि ये इसका जो शैडो है वो आपके पास आप देख रहे हैं कि देखा जाए तो यहां पर आपके पास ये यहां से यहां तक जानी चाहिए लाइट रे, केवल इस पोर्शन में लाइट रे प्रोपेगेट करनी चाहिए। बट ये लाइट रे जो है वो यहां इस ज्योमेट्रिकल शैडो में भी प्रोपेगेट करती है। ये ज्योमेट्रिकल शैडो, ये भी ज्योमेट्रिकल शैडो था, तो इसके अंदर भी प्रोपेगेट करती है बेटा। इसलिए हमने कहा है कि ये स्प्रेडिंग आउट ऑफ प्लेन वेव्स एज दे पास थ्रू होल्स, मतलब ये होल से जब पास होती है तो आउट साइड में स्प्रेड हो जाती है। इसी को हमने यहां पर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा है बेटा। तो ये आपके माइंड में रहना चाहिए, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स एट एन एज। ये एज थी इसकी, इनको एज बोल सकते हैं आप, ये एज है बेटा, ये सब एज है, एज। तो the bending of light waves at an edge into the region of the geometrical shadow is called diffraction of light। तो आई थिंक आपको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्लियर हो गया होगा, ये आप माइंड में रखें बेटा यहां पर। ठीक है बेटे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर इसमें, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी की बात हो गई। इसके बाद हम यहां पर यदि बात करना चाहते हैं तो अब हमारे पास नेक्स्ट बात आएगी पार्टिकल नेचर। तो ये जो पार्टिकल नेचर है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे। एट प्रेजेंट ओनली इस लेक्चर में हमने आपको वेव नेचर के बारे में डिस्क्राइब किया है। थैंक यू फॉर दिस क्लास।